स्मार्ट सिटी नहीं, लव जिहाद और गौ रक्षा नहीं, अफवाहबाज पत्रकारिता नहीं, कहानी उस भारत की जो अब भी करोड़ों दिलों में बसता है। हम हैं असली भारत, हम भी भारत। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को जामनगर की एक सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। मामला उनके ऊपर कत्ल का लगाया गया है, कस्टोडियल डेथ का, जो कि दरअसल 30 साल से भी ज़्यादा पुराना मामला है। 1990 का ये मामला है, जिसके तहत ये बताया गया है कि उनकी कस्टडी में जब वो पुलिस अधिकारी थे वहाँ एक कैदी की मौत हो गई थी और इस वजह से उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। संजीव भट्ट के बारे में यूँ तो आपने सुना होगा, लेकिन फिर भी ये बताना ज़रूरी है कि संजीव भट्ट किस तरह से नरेंद्र मोदी जब वो मुख्यमंत्री थे तब के वक्त से लेकर अब तक एक तरह से उनके प्रतिरोध में खड़े रहे, उनके खिलाफ खड़े रहे। और कई लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं इस तरह से जो है वो कानून का सहारा लेकर संजीव भट्ट को जो है परेशान करने की या उनके खिलाफ एक राजनीतिक बदले की साजिश के तौर पर ये मामला देखा जा रहा है। ये भी आपको बताना महत्वपूर्ण है कि संजीव भट्ट ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट उन्होंने दायर किया था और ये कहा था कि वो मीटिंग 2002 की वो रात जब गोधरा कांड हुआ था उस वक्त वो उस मीटिंग में मौजूद थे, जो नरेंद्र मोदी उस वक्त जब वो मुख्यमंत्री थे, गोधरा कांड के वक्त वो उस मीटिंग में मौजूद थे जब मुख्यमंत्री ने दो बातें कही थी नरेंद्र मोदी ने। ऐसा आरोप है संजीव भट्ट का, जो उन्होंने 2011 में एफिडेविट भी जारी किया। जो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि दंगाइयों को, मुसलमानों को सबक सिखाने दो, ऐसा पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया। और दूसरा इस तरह की बात उन्होंने कही। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो SIT को स्थापित किया गया उसने इन आरोपों को निराधार पाया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जिस तरह से कहा जाता है कि जो मन मस्तिष्क था आम आदमी का, उसमें ये बात घर कर गई इस SIT की इस रिपोर्ट के बावजूद भी। और अब ये माना जा रहा है कि संजीव भट्ट जब से प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ लिखते रहे, वो उनकी नीतियों और राजनीतियों का विरोध करते रहे, उनकी नीति और राजनीति का। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए श्वेता भट्ट मौजूद हैं अहमदाबाद से। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। संजीव भट्ट की पत्नी है वो। श्वेता जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस पूरी घटना पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आप ये मानती हैं कि ये राजनीतिक जो है वेंडेटा है, पॉलिटिकल वेंडेटा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, या आपको लगता है कि इस मामले को जो है कानूनी रूप से ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो टोटल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, एब्सोल्युटली। जिस तरह से ये पूरा ट्रायल किया गया, जिस तरह से ये पूरा ट्रायल हैंडल किया गया, एक भी चीज सही नहीं हुई है इसमें। तो लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि ट्रायल के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। एक तो ये 30 साल पुराना केस है। यू डोंट एक्सपेक्ट कि आपके पास सब चीजें हों। गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया था कि भाई ये हमारे ऑफिसर्स हैं और उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, बिकॉज दे वर डूइंग देयर ड्यूटी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अब अचानक आफ्टर 2011 जब से संजीव ने डिपोज किया नानावटी कमीशन के सामने, गवर्नमेंट उनके खिलाफ हो जाती है। So from that day onwards, things starts. The government takes a U-turn from that day onwards. अब डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये लड़ने के लिए केस, तो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे। कौन से डॉक्यूमेंट्स? तो भाई डॉक्यूमेंट्स सच एज जो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ने उसके बेस पे सैंक्शन नहीं दिया था। रिपोर्ट्स ऑफ द IO, रिपोर्ट्स ऑफ द डॉक्टर्स, पुलिस इंस्पेक्टर्स की रिपोर्ट, अरेस्ट मेमोज, डायरीज, जो ऑफिसर्स थे उनकी जुबानियां, सभी कुछ, तो वो नहीं दिए जा रहे। गवर्नमेंट ने, प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हमारे पास 300 विटनेसेस हैं जिन लोगों ने देखा है कि ये कस्टोडियल डेथ हुआ था। ओके, तो उनमें से उन्होंने हार्डली 29-30 को एग्जामिन किया, और वो भी वैसे लोग जिनका ये केस से बहुत कुछ ताल्लुक ही नहीं था। जितने की विटनेसेस थे, जैसे कि CID क्राइम ने ये पूरा इन्वेस्टिगेशन किया था, उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन ऑफिसर्स ने ये इन्वेस्टिगेशन हैंडल किया, जिन लोगों के विटनेसेस को बुलाया गया, जिनकी जुबानियां ली गई, उनमें से किसी को नहीं बुलाया। डॉक्टर्स जिन्होंने उनके ट्रीटमेंट किए, डॉक्टर्स जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, नहीं बुलाया गया। हमें तो हमारा एक भी डिफेंस विटनेस ही बुलाने नहीं दिया, नॉट अ सिंगल डिफेंस। जी
श्वेता जी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है, अभी दर्शकों को ये भी बताना जरूरी है कि ये घटना बताई जा रही है 30 अक्टूबर 1990 की। 133 जो हैं वो दंगाइयों को अरेस्ट किया गया था और बुक किया गया था उनको टाडा के तहत। उसमें एक व्यक्ति प्रभुदास वैष्णवी की मौत हो गई थी और इन्हीं के परिवार वालों ने ये मुकदमा दर्ज किया है। श्वेता, आप क्या ये कह रही हैं श्वेता भट्ट की जो देश में कानूनी प्रक्रिया है, जो अदालतें हैं, जो पुलिस है, क्या वो कॉम्प्रोमाइज्ड है? क्योंकि नरेंद्र मोदी या बीजेपी या उन्होंने बंद नहीं किया है, बल्कि अदालत के बाकायदा गवाह सबूतों के आधार पर ये सजा हुई है। देखिए, ये मामला तब हुआ 30 अक्टूबर को, जब अडवाणी जी की रथ यात्रा रोकी गई थी और देश में बहुत बड़े राइट्स हो गए थे। ये उस दिन की बात है। वीएचपी वालों ने बहुत हंगामे किए थे उस वक्त और जाम जोधपुर में राइट्स फुल जोर से चल रहे थे। 133 रायटियर्स वेर अरेस्टेड। ये लोग वो लोग थे जो बार आर्सनिंग कर रहे थे। वहां की लोकल पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है। एक भी, ये प्रभुदास से लेके दूसरे किसी को भी, 133 में से एक को भी संजीव भट्ट ने अरेस्ट नहीं किया है। उसमें से संजीव भट्ट और उसकी टीम ने ना तो किसी को इंटरोगेट किया है, ना वो उनकी कस्टडी में थे, ना इनको कस्टडी से निकाला गया है, ना उनको मारा गया है। कोई विटनेस नहीं है, डॉक्टर, सिपाही, जेल सुपरिटेंडेंट, जेल स्टाफ, एनीबॉडी, एक ने भी नहीं देखा है कि ये हुआ है कुछ। जब संजीव भट्ट ने अरेस्ट नहीं किया, उनकी कस्टडी में ही नहीं थे, तो फिर उसके पे ये इल्जाम आ ही कैसे सकता है? हमने तो इसको इंटरोगेट भी नहीं किया, तो मारने की तो बात दूर रही। लेकिन श्वेता जी, फिर आप क्या ये कह रही हैं कि 2002 के मामले में, जब से संजीव भट्ट ने जो है 2011 में हालांकि उन्होंने एफिडेविट दायर किया, लेकिन 2002 के वक्त में वो एक अहम व्यक्ति थे जो कि शायद उस पूरे घटनाक्रम के चश्मदीद गवाह रहे, जिसके लिए आज तक नरेंद्र मोदी, जो 2002 के दंगे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने दंगों ने उनका पीछा छोड़ दिया है, जो शेडो है, जो छाया है, वो लगातार चल रही है। आपको लगता है कि क्या 2002 की सजा अब 2019 में संजीव भट्ट को भुगतनी पड़ रही है? हम तो 2011 से भुगत रहे हैं। ये इंटेंसिफाई होती जा रही है बातें, और ज्यादा प्रेशर किया जा रहा है। तो ये अब की बात नहीं है। तब से लेके हमें सस्पेंड कर दिया गया। जिस दिन से ये डिपोज हुए वहां नानावटी कमीशन के सामने, उस दिन से उसी दिन शाम को ये शुरू हो जाता है सिलसिला। दे वर अलाउड टू बी प्रोसिक्यूटेड बाय द कोर्ट, और फिर संजीव को डिसमिस करते हैं, देन सस्पेंड करते हैं। हमें कोई मॉनिटरी, कुछ भी हेल्प नहीं दी जा रही है। मेरी पूरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली जाती है। 23 साल से ये घर में मैं रह रही हूँ, एक चीज नहीं बनी है, कुछ भी नया नहीं हुआ है, नथिंग एट ऑल। वो पूरा घर अचानक एक दिन एएमसी के रिपोर्ट से कि ये सब इलीगल है करके आके आधा घर तोड़ के चले जाते हैं। एक दिन सुबह आके 8 बजे दे कम एंड अरेस्ट माय हस्बैंड इन अ 23-year-old केस। दूसरे दिन पूरा ये सिलसिला शुरू हो जाता है। 9.5 महीने से बेल के लिए भटक रही हूं मैं, इधर उधर, हर जगह, हर कोर्ट। दे आर नॉट ग्रांटिंग अस बेल। क्यों भाई, बेल क्यों नहीं दे रहे हो? एक बाजू ये केस में हमें बेल नहीं दे रहे, दूसरी बाजू ये जामनगर वाला केस एकदम एक्सपीडिएट किया। एक बाजू स्लो जा रहे हैं, दूसरी बाजू फास्ट करके उसको कन्विक्ट कर दिया। बंदा बाहर ही नहीं है तो अपने आप को डिफेंड कैसे करेगा? यानी एक पुलिस अधिकारी जिसके ऊपर दरअसल लॉ एंड ऑर्डर और कानून को स्थापित करने की जिम्मेदारी होती है, आज वो एक पीड़ित या एक विक्टिम के तौर पर नजर आ रहा है। बेहद दुखदाई बात है, ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन क्या श्वेता जी, आप इस बात के लिए किसको जिम्मेदार मानती हैं? क्या नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है? क्या अमित शाह जिम्मेदार हैं? क्या बीजेपी जिम्मेदार है? मौजूदा सरकार जिम्मेदार है? संजीव भट्ट की एक बात बताना चाहूंगी मैं। 2002 और 3 में वो साबरमती जेल में ही वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देयर, और उस दौरान उन्होंने जिस तरह से वो जेल में कैदियों के साथ जो व्यवहार किया था, खाली ह्यूमैन व्यवहार किया था, उनको इज्जत दे के रखा था। उनकी छोटी छोटी चीजें, किसी के पास डेंचर नहीं हो, किसी के आंख में चश्मे नहीं हो, छोटी छोटी बातें, अच्छा खाना, प्योर पानी, सिंपल सी बातें। When he was transferred out, तो 4000 से ऊपर कैदियों ने भूख हड़ताल की थी उस वक्त, और कितने लोगों ने आपघात करने की कोशिश की थी। क्या आपको लगता है कि इतना सेंसिटिव ऑफिसर जो दूसरों की तकलीफ समझता हो, वो आज कस्टोडियल डेथ के लिए इसको ये लोग जिम्मेदार कह रहे हैं? और वो भी वो कस्टोडियल डेथ जिसको उसने अरेस्ट नहीं किया,
इंटोरोगेट तक नहीं किया, उसको प्रश्न भी नहीं पूछे, उसको कुछ उसकी कस्टडी में भी नहीं थे वो। कोई मेडिकल रिपोर्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही, कोई माने एक चीज ऐसी नहीं है जिससे आप प्रूव कर सको कि भाई हाँ ये लोगों ने इसको मारा और इसकी वजह से इसकी डेथ हुई। तो कौन जिम्मेदार है? हो श्वेता सकती जी, है 18 days। कौन जिम्मेदार है सबके लिए? लेट द पब्लिक डिसाइड कौन जिम्मेदार है, कौन परेशान कर रहा है। देखो आप सब देख रहे हो, एवरीबडी इज सीइंग। हम लगातार परेशान होते जा रहे हैं, सब देखते जा रहे हैं। ये एक ऑफिसर की बात नहीं है, कहीं ना कहीं हर एक ऑफिसर इसमें आ जाएगा। कोई ना कोई ऑफिसर ने कहीं ना कहीं तो हर एक आदमी को पकड़ा होता है, कस्टडी में डाला होता है, कुछ तो किया होगा। कोई भी प्राइवेट कंप्लेंट बना के आप उसके खिलाफ केस कर दो तो ऑफिसर्स काम कैसे करेंगे? तो यानी एक लोकतंत्र में अगर एक पुलिस अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाता है, जो उसकी जो कॉल ऑफ ड्यूटी है वो भी है, उसकी संवैधानिक ड्यूटी है जिसकी वो कसम खाता है, तो यानी उसको इस तरह से सजा भुगतनी पड़ सकती है, ये साफ तौर पर आप ही कह रही हैं। लेकिन इससे पहले जनवरी के महीने में भी इस तरह का एक घटना घटी थी जिसमें आपका एक्सीडेंट हो गया था। क्या उसके पीछे भी आपको लगता है कि तब से निशाना बनाया जा रहा है, वो भी कोई साजिश थी, या आपको लगता है वो एक प्राकृतिक तरीके से घटी घटना थी? एक ऑफिसर जब बाहर फील्ड में जाके काम करता है तो इतना एक्सपेक्ट करता है कि सरकार मेरे पीछे है, अगर ये मैं काम करता हूं तो आई एम बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। अगर उनको ही ऐसा लगने लगे, इनसिक्योर लगने लगे कि आज जाके ये रेड की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया, कल को मुझ पे ही केस हो जाएगा, तो कैसे करेगी पुलिस काम, बताइए आप मुझे। और रही बात ये एक्सीडेंट की, यस एक्सीडेंट हुआ, बहुत गंदी तरह से हुआ। रोड खाली था, हम लोग थे, ड्राइवर सीट पे आके कोई टकराता है, हमारी गाड़ी को ड्रैग करके ले जाता है, ड्राइवर का कोई लाइसेंस वाइसेंस कुछ नहीं, गाड़ी का कोई नंबर प्लेट नहीं, शंकाएं तो रहती है। ये बड़े सस्पिशियस हो जाते हैं हम जब ऐसी घटनाएं होती। मेरे घर के इर्द गिर्द भी लोग घूमते रहते हैं, प्राइवेट क्लोथ्स में होते हैं। एक सिंपल सी बात है, ड्यूरिंग दिस केस हमें डॉक्टर एच.एल. त्रिवेदी जो रिनाउंड नेफ्रोलॉजिस्ट थे, अभी भी है बट ही इज सिक नाउ, तो उनका एक ओपिनियन था इसमें कि ये जो भी कुछ हुआ इट हैज नथिंग टू डू विथ रेप्डोमाइलोसिस। तो वो बीमार थे, मैं उनको देखने हॉस्पिटल गई थी। मेरे पूरे फोटोग्राफ्स, मेरी पूरी मैं कौन से टाइम पे कब कहाँ गई, एवरीथिंग वाज देयर विद द प्रोसिक्यूशन। कैसे आता है ये सब चीजें? वो उन्होंने प्रोड्यूस किया कोर्ट में। कैसे? समवन इज फॉलोइंग मी कॉन्स्टेंटली। मैं जहां भी जाती हूँ मेरे फोन टैप होते हैं, मैं किससे आर वी लिविंग इन डेमोक्रेसी? कांस्टेंट डर कि ये खफा हो जाएंगे, हम रेड करेंगे तो खफा हो जाएंगे, रेड नहीं करेंगे तो खफा हो जाएंगे, पकड़ेंगे तो खफा हो जाएंगे, नहीं पकड़ेंगे तो खफा हो जाएंगे, राइट्स कंट्रोल करेंगे तो खफा होंगे, नहीं करेंगे तो खफा होंगे। ये कौन सी बात है? कोई अपना काम नहीं कर सके, कांस्टेंट एक डर का माहौल बना है, अभी भी डर का माहौल बना है। हमें कांस्टेंट डर लगता है कि हमें न्याय मिलेगा, अच्छी तरह मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये लोग पूरी हमारी बात अच्छे से सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, बेल मिलेगी, नहीं मिलेगी। अरे 9.5 महीने हो गए, सच सीनियर डेकोरेटेड ऑफिसर, कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो डिग्निटी बख्शो, कुछ तो अच्छी तरह से बिहेव करो। जस्टिस सबका हक है, फेयर ट्रायल सबका हक है, फेयर ट्रायल ठीक से करना चाहिए। 302 मजाक नहीं है। एक आदमी को, एक ऑफिसर को आप 302 देते हो, पूरे परिवार पे 302 लगती है।